हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 22 दिसंबर 2025 मंडे। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर द हिंदू की डेली न्यूज़ एनालिसिस में यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इसके अलावा जो ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको यहाँ पर कवर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। उससे पहले हम जो आपको कल यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि कल जो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था, उसके आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? एक संसदीय समिति के अनुसार 1971 के युद्ध के बाद से किस देश में हो रहे घटनाक्रम भारत के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती पेश करते हैं? तो जो इसका आंसर है वो है बांग्लादेश। तो देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वह है बांग्लादेश संकट, भारत की निकट निगरानी के बारे में। यानी कि जो बांग्लादेश है वहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर एक संकट आया हुआ है, यानी कि जो लोग हैं वहाँ पर मार्च कर रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो समाचार है वो दिसंबर 2025 के बांग्लादेश में बढ़ते राजनीतिक संकट पर केंद्रित है, जहां भारत सरकार बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही है। संकट की जड़ 2024 की छात्र नेतृत्व वाली क्रांति, जुलाई विद्रोह के बाद शेख हसीना की सत्ता से बेदखली और अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में उसके गठन से जुड़ी है। हालिया ट्रिगर को अगर हम बात करें, जो हालिया ट्रिगर है इस टाइम 2024 विद्रोह के प्रमुख युवा नेता शरीफ ओस्मान हादी की हत्या 12 दिसंबर को गोली मारकर 18 दिसंबर को सिंगापुर में मौत उसकी हो गई थी। इसके अलावा हादी की मौत के बाद व्यापक हिंसा जो है वहाँ पर बढ़ गई, यानी कि मीडिया हाउस प्रोथेम, आलो, डेली स्टार पर आगजनी, सांस्कृतिक संस्था पर हमले, अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं पर अटैक और एंटी इंडिया प्रदर्शन जो है वहाँ पर हुआ। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेशी राजनयिकों की सुरक्षा चिंताओं को खारिज किया और अपने मिशनों की सुरक्षा पर जोर दिया। अब हम देखें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, तो जो भारत का पड़ोसी देश है, यानी कि उसकी इस टाइम पर मतलब भारत का जो भारत की पड़ोसी नीति जो है उसकी इस टाइम पर परीक्षा चल रही है। यानी कि अगर हम देखें तो बांग्लादेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी है, यानी कि भारत से सीमा साझा करता है, कनेक्टिविटी भी है और इससे मतलब सुरक्षा भी हमें यहाँ पर बचा के अपनी सुरक्षा को भी यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर जो भारत की जो पड़ोसी नीति है, यानी कि भारत जो है अपने पड़ोसियों से किस तरीके का बिहेव करता है उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा चुनौतियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, यानी कि जो उत्तर पूर्व है, यानी कि जो उत्तर पूर्व भारत है उसकी सुरक्षा, चिकन नेक कॉरिडोर, घुसपैठ, उग्रवाद, ये सारी जो चुनौतियाँ वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जैसा आप जानते होंगे कि जो हमारा इधर वाला क्षेत्र है, यानी कि जो इधर वाला अगर हम देखें तो यानी कि देखें तो इधर वाला जो क्षेत्र है, यानी कि इधर की तरफ को तो यहाँ पर बांग्लादेश है, तो यहाँ पर चिकन नेक है, यानी कि जो छोटा सा जो क्षेत्र है भारत का, जिसकी वजह से हम इधर जो पूर्वी भारत है उधर की हम तरफ जा पाते हैं, तो वो वाली जो क्षेत्र है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अल्पसंख्यक सुरक्षा और धर्मनिरपेक्षता के बारे में, तो जो हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले भारत की घरेलू राजनीति को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो बांग्लादेश है वहाँ पर जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हैं, तो उनके अल्पसंख्यक होने की वजह से उसके जो हमले हैं वो भारत की घरेलू राजनीति को प्रभावित करते हैं। भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की बात करें तो चीन, पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव भी नज़र आ रहा है। और 1971 मुक्ति संग्राम की विरासत जो है, यानी कि संसदीय समिति ने इसे 1971 के बाद सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती कहा है। इसके अलावा अगर हम देखें मुख्य बिंदुओं के बारे में, तो संकट की पृष्ठभूमि क्या है? तो 2024 में शेख हसीना की सरकार का पतन होना, छात्र आंदोलन से, यानी कि जो छात्रों ने आंदोलन किया था इस वजह से जो है यहाँ पर शेख हसीना जो सरकार थी उसका पतन हो गया था। और अंतरिम सरकार जो कि मोहम्मद यूनुस की थी और फरवरी 2026 में चुनाव कराने की तैयारी में है अभी फ़िलहाल में। और हादी जो है, यानी कि एंटी इंडिया और एंटी अवामी लीग स्टैंड वाले की हत्या ने पुराने तनाव को भड़काया है। इसके अलावा आरोप की बात करें तो हमलावर अवामी लीग के छात्र लीग के सदस्य जो भारत की शरण लिए थे, यानी कि जो भारत की तरफ ये आ गए थे, ऐसा यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हिंसा के प्रमुख घटनाएं, यानी कि दिसंबर 2025 की क्या है, तो इसमें जो घटनाएं हुई हैं उसमें मीडिया ऑफिस पर आगजनी और तोड़फोड़ जो हुई थी, यानी कि प्रथम, आलो, डेली स्टार को इंडियन एजेंट कहा गया था। तो इस तरीके की जो यहाँ पर तोड़फोड़ वगैरह ये चीज़ें देखने को मिली। इसके अलावा जो सांस्कृतिक संस्थाओं जिसमें कि छायानट, उदीची पर हमले जो हुए थे और इंडियन कल्चर प्रमोटर बताकर ये जो है ये हमले किए गए थे।
यानी कि ऐसा कहा गया था कि वहाँ ये बांग्लादेश में जो है इंडियन कल्चर प्रमोट हो रहा है, तो इस चीज़ को लेकर के यानी कि ऐसे से इस तरीके की बातें करके वहाँ पर हमले किए गए। इसके अलावा अल्पसंख्यकों पर अटैक किया गया, यानी कि जो हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या की गई, यानी कि जो कि मयम सिंह। इसके अलावा अगर हम देखें तो एंटी इंडिया नारे, यानी कि नारे लगाए गए, शेख हसीना की प्रत्यर्पण मांग और भारतीय मिशनों पर पत्थरबाजी की गई। इसके अलावा यूनूस सरकार को राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, यानी कि जो यूनूस की सरकार थी उसने राष्ट्रीय शोक घोषित किया, लेकिन हिंसा को फ्रिंज एलिमेंट्स की करतूत बताया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत की चिंताएं और प्रतिक्रियाएं इसमें क्या रहीं, तो जो सुरक्षा है उसमें भारतीय वीज़ा सेंटर्स खुलना, राजशाही और चट्टगांव की बंद करने, मिशनों, ये सारे जो खतरे हैं यहाँ पर मतलब ये जो है जो सेंटर है वीज़ा सेंटर इसका खुलना, राजशाही और चट्टगांव, ये वाले जो हैं इनको बंद कर दिया गया और मिशनों पर खतरा है। इसके अलावा अल्पसंख्यक सुरक्षा के बारे में बात करें तो भारत ने बांग्लादेश से हमलों की निंदा की और न्याय की मांग की है कि जो बांग्लादेश है वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनको वहाँ पर न्याय दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आधिकारिक स्टैंड की बात करें तो भारत जो है वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन स्थिति पर नज़र यहाँ पर बनाए रखेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो संसदीय समिति है जिसमें शशि थरूर अध्यक्षता 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी, यानी कि इस्लामी कट्टरपंथ का उदय हुआ, चीन पाक प्रभाव और अवामी लीग का पतन यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा रणनीतिक जोखिम जो है वो उसमें उत्तर पूर्व में अस्थिरता है, यानी कि सिलीगुड़ी का कॉरिडोर का इसमें खतरा नज़र आता है इस हिंसा को लेकर के। इसके अलावा जो भारत बांग्लादेश के जो संबंध है उन पर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो हसीना युग में घनिष्ठ संबंध बांग्लादेश से थे, यानी कि कनेक्टिविटी भी थी, व्यापार भी होता था और सुरक्षा सहयोग भी यहाँ पर होता था, जबकि हसीना की जो है यहाँ पर सरकार थी। इसके अलावा अब जो है यहाँ पर तनाव बना हुआ है क्योंकि हसीना को भारत में शरण और प्रत्यार्पण मांग है, यानी कि जो हसीना है वो भारत में है, जैसा कि आप जानते हैं। तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट यहाँ पर बढ़ रहा है, यानी कि प्रदर्शनों में उत्तर पूर्व अलगाव की बातें हो रही हैं, यानी कि जो प्रदर्शन वहाँ पर हो रहे हैं तो जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है वो उसको अलग करने की बातें यहाँ पर हो रही हैं। इसके अलावा व्यापार प्रभावित हो रहा है, यानी कि जो वीज़ा ऑपरेशंस रुके हुए हैं और मेडिकल टूरिज्म यहाँ पर कम हो गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो भू राजनीतिक आयाम है उसके बारे में, तो चीन का जो बढ़ता प्रभाव यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, जिसमें कि मोंगला और डिफेंस प्रोजेक्ट्स, ये सारे जो प्रभाव है ये हमें दिखाई दे रहे हैं चीन के। इसके अलावा पाकिस्तान की जो घुसपैठ है वो भी यहाँ पर हो रही है, यानी कि सैन्य डेलीगेशन विजिट पुराने संबंधों का पुनरुद्धार किया जा रहा है और भारत के लिए यहाँ पर चुनौती भी है, यानी कि बांग्लादेश का रणनीतिक ड्रिफ्ट दूर जाना, ये इसको रोकना एक चुनौती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत की संभावित नीति क्या है, तो शांत कूटनीति भारत अपनाता है, यानी कि सभी पक्षों के संवाद करता है, यूनूस सरकार हो, बीएनपी हो या फिर कोई भी सरकार क्यों ना हो, सभी पक्षों से यहाँ पर संवाद करता है। इसके अलावा विकास में भी सहायता करता है, यानी कि कनेक्टिविटी, पोर्ट एक्सेस ऑफर कर प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो सीमा प्रबंधन है उसमें घुसपैठ, उग्रवाद को रोकने की कोशिश करता है, या फिर जो चुनाव निगरानी है, फरवरी 2026 चुनावों की निष्पक्ष और समावेशी बनाने पर जोर दे रहा है, यानी कि अवामी लीग की भागीदारी कर रहा है भारत। इसके अलावा अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में, तो दिसंबर 2025 में बांग्लादेश के व्यापक हिंसा का मुख्य ट्रिगर क्या था, तो इसमें जो विकल्प हैं वो हैं ये। तो इसका जो मुख्य ट्रिगर था वो था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छात्र नेता शरीफ ओस्मान हादी की हत्या और मौत जो है इसका मुख्य ट्रिगर था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो अगली न्यूज़ के बारे में, अगली न्यूज़ क्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं मतलब एआई जो है, जितना ज़्यादा एआई यहाँ पर आता जा रहा है मतलब पूरे ग्लोबल में, पूरी जो मतलब पूरा जो विश्व है उसमें जैसे जैसे एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पर, तो उतनी ही ज़्यादा जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर घट रहा है, यानी कि जो बेरोज़गारी है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर ये एक न्यूज़ है। अगर हम देखें तो जो हेडलाइन है, द बिग 2026 वेरी ग्लोबली विल बी यूथ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जिसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है उसको युवा बेरोजगारी का प्रमुख कारण बताया गया है। ये जो चिंता है वो वैश्विक स्तर पर है कि 2026 तक एआई के कारण युवाओं की नौकरियां बड़े पैमाने पर प्रभावित होंगी, खासकर जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं उसके अंदर।
इसके अलावा जो इसकी आर्थिक विकास और रोजगार है, यानी कि जो एआई जैसे तकनीकी बदलाव क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का उदाहरण है, जहां पुरानी नौकरियां खत्म होती हैं लेकिन नई बनती हैं। भारत जैसे विकासशील देश में युवा जनसंख्या डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही उपयोग न होने पर ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। सामाजिक प्रभाव भी इस पर पड़ता है, यानी कि युवा बेरोजगारी से असंतोष, अपराध और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक अस्थिरता बढ़ सकती है। ठीक है। इसके अलावा नीतिगत चुनौतियां भी यहाँ पर हैं, जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन रिफॉर्म और सोशल सेफ्टी नेट की ज़रूरत यहाँ पर होती है। यानी कि ये सारी जो चुनौतियां हैं यहाँ पर बनी हुई हैं। इसके अलावा वैश्विक संदर्भ को देखें तो जो ILO और WEF रिपोर्ट्स से जुड़ा ये मुद्दा जो है वो जो भारत की नीति है, जिसमें कि स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया से लिंक करता है। यानी कि अगर हम देखें तो भारत के जो लोग हैं उनको स्किल इंडिया जैसी और डिजिटल इंडिया जैसी यहाँ पर स्कीम जो है यहाँ पर चलाई जा रही हैं। इसके अलावा जो वैश्विक युवा बेरोजगारी है वो वर्तमान स्थिति का अगर हम डेटा देखें 2025 का, यानी कि जो अभी फिलहाल में जो डेटा आया है वो ILO के अनुसार 2024-25 में ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 12 से 13% है, जो 15 साल का निचला स्तर 64.9 मिलियन युवा बेरोजगार यहाँ पर हो गए हैं। लेकिन रिकवरी असमान है, यानी कि जो इनकी रिकवरी करना काफ़ी ज़्यादा असमान है। और उत्तरी अफ्रीका और अरब देशों में 22% से अधिक जो है यहाँ पर हुआ, और एशिया में 2 से 3 गुना ज़्यादा सामान्य रेट से है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत में युवा बेरोजगारी लंबे समय से उच्च CMIE डेटा से 20 से 25% के आसपास है, जो कि NEET यानी कि नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट फॉर ट्रेनिंग जो है, इसके अंदर युवा जो हैं वो लाखों में जाते हैं। इसके अलावा 2026 के लिए जो प्रोजेक्शन यहाँ पर बनाया गया है उसमें ILO अनुमानित गिरावट है, लेकिन AI से चिंता बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम इसको देखें, यानी कि आप इस ग्राफ को यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, यानी कि आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो AI का युवा रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो AI जो है मुख्य रूप से एंट्री लेवल वाइट कॉलर जॉब्स, डेटा एंट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, कस्टमर सर्विस, बेसिक प्रोग्रामिंग को प्रभावित कर रहा है। जबकि जो WEF अनुमान यहाँ पर बताता है वो 2026 तक AI से 85 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस हो सकती हैं, लेकिन 97 मिलियन नई बन भी सकती हैं। ये नेट गेन यहाँ पर संभव है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो विशेषज्ञों का मत है इस चीज़ को लेकर के, कुछ जो है विशेषज्ञ कहते हैं, जैसे ज्योग्राफी हिंटन है जो कि गॉड फादर ऑफ AI कहलाते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो सकती है। अन्य जो हैं जिसमें कि गोल्डमैन सैक्स आते हैं, ILO जो हैं, ये सब कहते हैं कि अभी प्रभाव सीमित है और मुख्य कारण आर्थिक स्लोडाउन और हायरिंग फ्रीज करना है। इसके अलावा युवाओं पर ज़्यादा असर यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एंट्री लेवल जॉब्स कम से कम रहे हैं और स्किल मिसमैच बढ़ रहा है। और अमेरिका में हाल के ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी 9 से 10% तक पहुंची है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो जॉब्स हैं यहाँ पर घट रही हैं। यानी कि अगर हम देखें तो केमिकल ऑपरेटर्स, ये अलग अलग जो जॉब्स हैं, यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स आर्टिस्ट या फिर राइटर, ये सारी जो हैं फोटोग्राफर, कॉम्प्लायंस स्पेशलिस्ट और या फिर सस्टेनेबिलिटी स्पेशलिस्ट, एनवायरनमेंट टेक्नीशियन, बायो इन्फॉर्मेशन, बायोस्टैटिशियन, ये सारी जो जॉब्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो रेट है कितना ज़्यादा यहाँ पर गिरा हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आप ये -23.79% जो इनकी मतलब जॉब्स हैं यहाँ पर कम हो चुकी हैं। या फिर अगर हम देखें जो सबसे ज़्यादा कम हुई हैं वो कंप्यूटर ग्राफिक्स आर्टिस्ट में हुई हैं, जो कि 32.70% जो है यहाँ पर मतलब रोजगारी घटी, यानी कि इतनी सारी जो इतने परसेंट जो जॉब है यहाँ पर कम हुई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ये जो डेट है वो 2024-25 के अनुसार यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। इसके अलावा अब इस चीज़ को लेकर के, यानी कि 2026 की प्रमुख चिंताएं क्या हैं, यानी कि आने वाला जो टाइम है इसमें कौन कौन सी चिंताएं देखने को मिल सकती हैं, यानी कि कौन कौन सी जो है यहाँ पर चिंताएं हैं। और AI इन्वेस्टमेंट बूम से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन जॉब क्रिएशन से GDP ग्रोथ होगी, लेकिन कम नौकरियां यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा युवा सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे। हायरिंग फ्रीज, ऑटोमेशन से एंट्री जॉब्स कम होंगी। सामाजिक जोखिम यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टूडेंट लोन डेट के साथ बेरोजगारी से अनप्रेसिडेंट सोशल डिसरप्शन
अमेरिकी सीनेटर की चेतावनी यहाँ पर है, यानी कि इतने सारे ये जो है, यानी कि इस तरीके के जो सामाजिक जोखिम है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भारत के लिए क्या जोखिम है, इसमें क्या चिंताएं हैं, तो गिग इकोनॉमी, अनौपचारिक क्षेत्रों से पहले से उच्च बेरोजगारी और एआई से सर्विस सेक्टर, यानी कि जो आईटी, बीपीओ, ये सारी जो नौकरियां हैं वो यहाँ पर प्रभावित होंगी। इसके अलावा इसके सकारात्मक पक्ष और अवसर भी यहाँ पर हैं, यानी कि जो एआई आ रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से कुछ हमें सकारात्मक पक्ष और अवसर भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि एआई से नई जॉब्स जो हैं, जिसमें कि एआई स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एथिक्स एक्सपर्ट आदि, ये जो नई जॉब्स यहाँ पर आ रही हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें तो तकनीकी बदलाव हमेशा नेट जॉब गेन देते हैं। अगर हम पिछले उदाहरणों से समझें तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस थे या फिर जो कंप्यूटराइजेशन था, उसके यहाँ पर हम उदाहरण देख सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में जो जॉब है यहाँ पर गेन हुई हैं। इसके अलावा रिस्किलिंग से फ़ायदा हुआ है, यानी कि युवा तेज़ी से नई स्किल्स सीख सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो जो नीतिगत सुझाव यहाँ पर है, यानी कि भारत और जो वैश्विक स्तर पर अगर हम नीतिगत सुझावों को देखें तो जो स्किल इंडिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और को एआई फोकस्ड बनाया जा रहा है, जिसमें से कि डिजिटल स्किल्स बनाना, एसटीईएम, ये सारी, यानी कि जितनी एजुकेशन है उसको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है यहाँ पर किया जा रहा है कि वो सारी जो एजुकेशन यहाँ पर दी जा रही थी वो एक तरीके से डिजिटल बन जाए। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई का जो सोशल सेफ्टी नेट पर डिबेट हो रही है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिस्किलिंग प्रोग्राम जो है यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा आईएलओ का जो सुझाव है, जिसमें से कि सोशल डायलॉग, जेंडर इक्वलिटी, महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होंगी इस चीज़ से, यानी कि जो जेंडर इक्वलिटी यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि जब हम देखें तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ये सारे जो काम हैं, जिसमें से कि डिजिटल चीज़ों को लेकर के, तो महिलाएं जो हैं ज़्यादातर मतलब घर बैठे यहाँ पर काम कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी है यहाँ पर हमें बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जो महिलाएं वो घर में ज़्यादातर रहती हैं। अभी भी अगर हम देखें तो मैक्सिमम महिलाएं घर पे रहती हैं, तो उनके लिए भी अब घर बैठे ही ये सारी जो जॉब्स हैं वो करने का यहाँ पर उनको मौका मिल सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी प्रभावित होगी। इसके अलावा भारत में क्या होगा कि रोजगार गारंटी स्कीम का विस्तार किया जा रहा है, यानी कि एआई रेगुलेशंस जो है यहाँ पर लाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इस न्यूज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन है, हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 में वैश्विक स्तर पर युवा बेरोजगारी की प्रमुख चिंता का मुख्य कारण क्या माना जा रहा है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के द्वारा एंट्री लेवल जॉब्स का ऑटोमेशन करना, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये जो है सबसे ज़्यादा चिंता का मुख्य कारण रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगली न्यूज़ के बारे में, जो प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि प्रेसिडेंट ग्रांट्स असेंट टू रूरल जॉब्स बिल है, सेंट्रल लिस्ट इट्स फॉर फोकस एरियाज़, यानी कि अगर हम ये देखें जो समाचार है वो ग्रामीण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को दर्शाता है। ठीक है, जिसमें कि 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी कि वीबीजी रामजी बिल जो है वो 2025 को मंजूरी दी है, जिससे यह कानून बन गया है। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एमजी नरेगा 2025 को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि उसको जो है यहाँ पर हटा करके, यानी कि एमजी नरेगा को यहाँ पर पूरी तरीके से हटा करके वीबीजी रामजी जो है यहाँ पर बिल यहाँ पर लाया गया है। अब ये जो है इसके मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ जो वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 लागू हो गया है, यह एमजी नरेगा को रिप्लेस, यानी कि निरस्त करता है, जो यूपीए सरकार की प्रमुख योजना थी, 2005 में लागू की गई थी और 100 दिनों की रोजगार गारंटी इसमें दी जाती थी एमजी नरेगा में। अब ये जो नई योजना है जो कि विकसित भारत 2047 तक विजन से जुड़ी है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने पर फोकस करती है। इसके अलावा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे एमजी नरेगा से आगे का कदम बताया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो वीबीजी रामजी की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, यानी कि एमजी नरेगा से अगर हम तुलना से में सुधार देखें तो रोजगार गारंटी जो कि 100 दिनों से बढ़ा करके 125 दिनों की कानूनी गारंटी, यानी कि प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वर्ष यहाँ पर इसको दी जाएगी, यानी कि एक वर्ष में एक ग्रामीण परिवार को 100 से बढ़ा करके 125 दिन की कानूनी गारंटी दी जाएगी रोजगार की। इसके अलावा फोकस क्षेत्र जो है यहाँ पर कार्यों को टिकाऊ संपत्ति निर्माण से जोड़ा गया है, जैसे कि जल सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी, कोर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रोड्स, इरिगेशन आदि, या फिर आजीविका संबंधी संपत्तियाँ जो कि
लाइवलीहुड एसेट्स आते हैं, या फिर जो जलवायु अनुकूलन यानी कि क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी कि ये सारे जो क्षेत्र हैं इसमें इसको जोड़ा जा रहा है, यानी कि ये इन सारे क्षेत्रों में यहाँ पर काम हुआ करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कन्वर्जेंस है, यानी कि सभी संबंधित योजनाओं जैसे कि पीएम आवास, जल जीवन मिशन को एकीकृत करके विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाया जा रहा है। प्रशासनिक व्यय यानी कि 6% से बढ़ करके वो 9% हो चुका है। बेहतर स्टाफिंग, ट्रेनिंग और तकनीकी क्षमता के लिए यह है। अन्य सुधार इसमें किए जा रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता मजबूत किया जा रहा है, विलंबित मजदूरी पर मुआवजा लगाया जा रहा है, डीबीटी से भुगतान और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को यहाँ पर बढ़ाया गया है। ये तो यहाँ पर सुधार किए गए हैं। इसके अलावा विशेष संरक्षण में दिव्यांग, वृद्ध, महिलाएं, SC/ST के लिए अतिरिक्त प्रावधान भी किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें केंद्र सरकार के 4 फोकस क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी कि जैसा मंत्री ने उल्लेख किया है उसमें न्यूज़ में, सेंटर लिस्ट इट्स 4 फोकस एरियाज, इसका जिक्र है जो नई योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। इसके अलावा जल सुरक्षा यानी कि जिसमें कि यानी कि जो मुख्य उद्देश्य जल सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी, जल संरक्षण और हार्वेस्टिंग पर जोर दिया गया। दूसरी चीज़ कोर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, सिंचाई आदि टिकाऊ निर्माण बनाना, ये जो चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ जो है वो आजीविका संबंधी संपत्ति यानी कि लाइवलीहुड रिलेटेड एसेट्स, ग्रामीणों की आय बढ़ाने के वाले कार्यालय इसमें बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो जलवायु अनुकूलन और मिटिगेशन यानी कि क्लाइमेट रेजिलियंस एंड मिटिगेशन जो है वो पर्यावरण के अनुकूल विकास करना भी इसका उद्देश्य है। अब हम देखें बजट और वित्तीय प्रावधान इसमें क्या है, यानी कि इसके लिए कितना बजट यहाँ पर तैयार किया गया और कौन कौन से इसमें प्रावधान किए गए वित्तीय प्रावधान। तो इसमें नई योजना के लिए लगभग 1,51,282 करोड़ का बजट प्रस्तावित। शिवराज सिंह चौहान के अनुसार जो ग्रामीण रोजगार और विकास के लिए पर्याप्त फंड सुनिश्चित करता है। इसके अलावा जो MG नरेगा के तहत पिछले वर्षों में खर्च NDA सरकार में जो अगर हम रुपए में बात करें तो 8 लाख करोड़ से अधिक का रुपए जो हैं उसको आधार बनाकर इसे बढ़ाया गया। प्रशासनिक व्यय बढ़ने से फील्ड स्तर पर बेहतर कार्यान्वयन की उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम देखें तो राजनीतिक विवाद और विपक्ष की आलोचना की बात करें तो इसमें विपक्ष जो है यानी कि मुख्यतः कांग्रेस जो है उसने इसकी आलोचना भी की है। इसे MG नरेगा का अपमान बताया है क्योंकि महात्मा गांधी का नाम हटाया गया। आरोप इसमें लगाया जा रहा है कि ग्रामीण गरीबों की आजीविका छीनी जा रही है, योजना को कमज़ोर किया जा रहा है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी किए गए और संसद में हंगामा भी हुआ इस चीज़ को लेकर के। अब इसके सरकार का बचाव क्या है, इनके शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि MG नरेगा के नाम पर साजिश चल रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है। नई योजना गरीबों के पक्ष में और अधिक रोजगार और विकास देगी, यानी कि ये तो ऐसा तो बोल रही सरकार, लेकिन विपक्ष जो है इसकी आलोचना कर रहे हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा जो MG नरेगा में भ्रष्टाचार और अपव्यय के आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं सरकार के पक्ष के द्वारा, ठीक है। अगर हम देखें तो रोजगार गारंटी का अधिकार और आर्टिकल 21 का इससे क्या संबंध है, तो आर्टिकल 21 जो है वो आर्टिकल 21 संविधान का अधिकार जो है वो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी कि गरिमापूर्ण जो जीवन है हमें जीने का पूरा अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जीवन सिर्फ सांस लेना नहीं, गरिमा के साथ जीना भी है। गरिमा के लिए रोजगार जरूरी होता है और बिना नौकरी के भूख और गरीबी से जीवन गरिमाहीन हो जाता है। इसलिए रोजगार का अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा बन गया। राज्य का फर्ज है नागरिकों को रोजगार देना या कम से कम भूखमरी से बचाना, ये जो है राज्य का फर्ज होता है। अगर हम संक्षेप में देखें तो रोजगार गारंटी सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि जीने के गरिमापूर्ण अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा है। बेरोजगारी से भूख और गरीबी ना हो इसलिए राज्य को रोजगार देना उसका संवैधानिक दायित्व बन जाता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई किस विधेयक ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम MG नरेगा 2005 को प्रतिस्थापित किया तथा ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कितने दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करता है। तो जिसका सही आंसर है वो है यहाँ पर बी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी बिल 2025, जिसमें कि 125 दिन की जो है यहाँ पर रोजगार गारंटी योजना दी गई है। इसके अलावा हम देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल के बारे में, ठीक है। एडिटोरियल क्या है कि भारत अफ्रीका आर्थिक संबंधों की संभावनाओं को अनलॉक करना, इस चीज़ को लेकर के इनकी भारत और अफ्रीका की जो आर्थिक संबंध है उसकी क्या संभावना, उनकी जो संभावना है उनको अनलॉक करने के लिए को लेकर के एक यहाँ पर एडिटोरियल आया है। अगर हम देखें इसकी पृष्ठभूमि और हालिया गति को लेकर के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2025 में अफ्रीकी देशों की यात्रा, जुलाई नामीबिया और घाना, दिसंबर इथोपिया
यानी कि जुलाई में तो नामीबिया, घाना में, और दिसंबर में इथियोपिया की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर यात्रा हुई, जिसमें भारत अफ्रीका संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया और पिछले दशक में भारत अफ्रीकी देशों के साथ ताज़ा गति देखी गई है। इसके अलावा अफ्रीका 2030 तक 5 बिंदु रणनीति पर फोकस कर रहा है, जिसमें क्षेत्रीय व्यापार समझौते, क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला एकीकरण और क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों को मजबूत करना शामिल है। इसके अलावा भारत को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी नीतियों को नवाचारपूर्ण बनाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो वर्तमान व्यापार स्थिति क्या है इसकी, तो इसमें जो FY24 है, यानी कि FY24 में भारत का अमेरिकी और यूरोपीय संघ के साथ निर्यात कुल निर्यात का लगभग 40% है, यानी कि जो टोटल निर्यात होता है 100%, उसमें से 40% जो निर्यात है यहाँ पर होता है। इसके अलावा इन बाज़ारों की अनिश्चितता और संभावित मंदी के कारण अफ्रीकी बाज़ारों की ओर देखना आवश्यक है। इसके अलावा 2024-25 में भारत अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार जो है वो $100 बिलियन से अधिक हो गया और 2019-20 में $56 बिलियन से दोगुना था। भारत अफ्रीका में शीर्ष 5 निवेशकों में शामिल संचयी FDI $75 बिलियन से अधिक है और भारत ने अफ्रीकी परियोजनाओं के लिए $12 बिलियन से अधिक रियायती ऋण और $700 मिलियन अनुदान दिया है। इसके अलावा उभरते बाज़ारों में भारत की भागीदारी क्या है, तो अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं युवा जनसंख्या और शहरीकरण के कारण। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं जो अफ्रीका है वहाँ पर जो जनसंख्या और शहरीकरण जो है वहाँ पर बढ़ रहा है, इसी वजह से वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और भारत को अफ्रीकी देशों में विनिर्माण, कृषि प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा और उभरती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा उभरती तकनीकों में निवेश बढ़ाना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से वहाँ पर ये सारी जो चीज़ें विनिर्माण, कृषि प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, ये जो चीज़ें यहाँ पर जिस तरीके से उभर रही हैं, तो इस उभरती तकनीक में भारत को भी यहाँ पर निवेश बढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा अफ्रीकी महाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र जो AFCFTA से अवसर यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि अंतर प्रादेशिक व्यापार बढ़ाने की क्षमता इसमें है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में अवसर भी है, यानी कि जो MSME के लिए हैं। अफ्रीकी बाज़ार में MSME की स्केलिंग के लिए 5 बिंदु फ्रेमवर्क की आवश्यकता है, जिसमें से कि वर्तमान नीतियां सेवा व्यापार को सक्षम करने की इसमें सुधार ज़रूरी है, अपर्याप्त है, जो कि इसमें सुधार करना ज़रूरी है। सेवा क्षेत्र में सुधार से रोजगार सृजन, कौशल विकास और डिजिटल व्यापार बढ़ सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में अवसर क्या है, तो इसमें फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा और कृषि प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण खनिज और उभरती तकनीकों में सहयोग करता है। इसके अलावा भारत की सॉफ्ट पावर, जिसमें कि ITEC, ICCR स्कॉलरशिप और विद्या भारती का उपयोग कर मानव पूंजी का विकास करने का अवसर है। इसके अलावा जो अफ्रीका की महत्वपूर्ण खनिज कोबाल्ट और मैग्नीज है, वो भारत की हरित संक्रमण की आपूर्ति श्रृंखला के लिए रणनीतिक है, यानी कि ये सारे जो अवसर भारत के पास हैं। इसके अलावा अगर हम देखें चुनौतियों के बारे में, तो चीन का प्रभुत्व, यानी कि चीन अफ्रीका व्यापार जो है वो $280 बिलियन से अधिक है और बुनियादी ढांचा और खनन में वर्चस्व है। भारत का आर्थिक पद चीन अपेक्षाकृत छोटा है और कर्ज जाल कूटनीति से बचे हुए भारत की मांग आधारित मॉडल मजबूत करता है, यानी कि मजबूत जो यहाँ पर है, यानी कि ये चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा पश्चिमी बाज़ारों में निर्भरता और वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है, तो ये सारी जो चुनौतियाँ हैं सामने आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आगे की रणनीतियों में क्या सुझाव किया जा सकता है, यानी कि क्या सुझाव इसमें दिए जा सकते हैं और ये जो इस तरह की जो चुनौतियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, उनसे किस तरीके से यहाँ पर निपटा जा सकता है। तो उसमें हम देखें तो सुझाव के बारे में, तो व्यापार समझौतों को व्यापक बनाना और कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश करना एक इसमें मतलब एक यहाँ पर ये रणनीति हो सकती है। इसके अलावा AFCFTA का समर्थन करना, यानी कि कृषि व्यापार बढ़ाने से अफ्रीका के अनाज आयात जो है वो $75 बिलियन वार्षिक में कमी होगी, यानी कि इसके अलावा डिजिटल स्वास्थ्य, कृषि और रक्षा क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करना। उदाहरण के लिए जो AI की YME नौसेना अभ्यास 2025 है, यानी कि इस साझेदारी को यहाँ पर मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा G20 में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य दिलाना भारत की उपलब्धि, इसे आगे बढ़ाना होगा, यानी कि जो भारत ने एक उपलब्धि प्राप्त की है, G20 में अफ्रीकी संघ की स्थायित्व सदस्यता पाई है भारत ने, तो इसको भारत को आगे बढ़ाना होगा। इसके अलावा भारत की तुलनात्मक लाभों को देखें तो मानव केंद्रित पारस्परिक विकास का मॉडल और चीन के विपरीत यहाँ पर नजर आता है, यानी कि अगर भारत जो है इन चीज़ों को यहाँ पर आगे बढ़ाता है
तो फिर जो इस तरह की चुनौतियाँ हमें देखने को मिल रही थी वो यहाँ पर कम हो सकती हैं। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं इस एडिटोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में प्रकाशित अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया अफ्रीका इकोनॉमिक टाइज जो संपादकीय जो कि द हिंदू के अनुसार 2024-25 में भारत अफ्रीकी द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य क्या हो गया। तो इसका जो मूल्य है वो $100 बिलियन से अधिक हो गया है। इसका आंसर है यहाँ पर सी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है या फिर इसका जो आंसर है आपको कल के सेशन में मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, संसद द्वारा हाल ही में पारित शांति विधेयक का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन है। सिंधु जल संधि को परिभाषित करना इसका उद्देश्य है, या फिर सीमा सुरक्षा में सुधार करना, या फिर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का निजीकरण करना, या फिर भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता बढ़ाना। तो इसमें से आपको कौन सा आंसर सही लगता है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।